स्टार्ट करते हैं क्लास को बहुत अच्छे तरीके से। बायोकेमिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। बायोकेमिस्ट्री से भी एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, क्रैश कोर्स जिसकी स्टार्टिंग आज से हुई है, 1 अप्रैल से हुआ है। आप अगर देखेंगे कोर्स फीचर्स में, तो जो सारे पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, डेली लाइव क्लासेस, तो डेली लाइव क्लास तो मिल ही रहा है। टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले मेरा टारगेट है इस टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन पे। टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर 50 शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर टॉप 100 एमसीक्यू फिलअप्स है। ठीक है, तो पहले जो 20 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मेरा टारगेट है कि हम 15 दिन के अंदर अंदर पूरा कवर कर दें। ठीक है, 15 दिन के अंदर ये टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर देंगे। तो इसमें वो टॉप 20 सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर स्टेट के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए टॉप 20 क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छे से कवर करते हैं। अच्छा चलिए, स्वाति मैम से हम बात कर लेंगे, राज जी कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे। बुक कब तक आ जाएगा? 26 मार्च को किए हैं, तो बुक आपका जल्दी से डिलीवर होने शुरू हो जाएगा। समझिए कि एकदम 3 से 4 दिन में बुक सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की, तो टॉप 20 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से हम सबसे पहला क्वेश्चन को देखेंगे। वो भी चैप्टर वाइज रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मैक्सिमम बच्चे जो हमारे साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं इस सफर में, उन्हें याद भी हो गया होगा। पहला क्वेश्चन टॉप 20 का आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। डिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स विथ दियर क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन को परिभाषित कीजिए एग्जाम्पल के साथ। डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के गुणात्मक परीक्षण पे भी चर्चा करिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को देखिए। प्रिंस विश्वकर्मा जी कह रहे हैं हमें याद है सर, ये होना चाहिए क्वेश्चन आए पहले पता चले याद है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आपको बताया कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है नीडेड बाय आवर बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोषक होता है, हमारे बॉडी को इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, एक ऐसे पोषक, एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स जिसको हमारे बॉडी की काफी आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। खासकर इसका रेशियो 1:2:1 होता है। जैसे हम बात करें CHO, 1:2:1 होता है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है, तो ध्यान दीजिएगा 2:1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1 होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या रेशियो होता है, तो 1:2 होता है। ओके, बेसिक चीज थी जिसको आपको पता होगा, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जनरल फार्मूला होता है CnH2ON होता है। क्या होता है? CnH2ON। ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है। अगर हम इसको ग्लूकोज के फार्मूला की बात करें, C6H12O6, ये सभी को पता है ग्लूकोज का फार्मूला होता है। अगर N बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने कार्बन की संख्या है, अगर C6 करते हैं H2O उसके बाद 6, तो क्या हो जाएगा? C6 H6 2 12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। इसी तरह से हम बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला निकाल सकते हैं CnH2ON से। ठीक है, बेसिक है, समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो 3 तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। सामान्यतः 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। कई कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2ON होता है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, CnH2ON होता है। चलिए अब बात करते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। सुने होंगे ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स। आखिर ये सैकेराइड्स है क्या? उसी को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट को याद करते चलिएगा। अभी बताएं कि कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, हमारे बॉडी को उसकी काफी आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका रेशियो होता है 1:2:1। ठीक है, जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का CnH2ON। ठीक है, इसे हम प्यार से सैकेराइड्स भी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर मेनली फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से जो प्लांट, पौधे
जो पौधे आधारित जो फूड होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जैसे चावल हो गया, राइस, वीट गेहूं हो गया, फ्रूट फल हो गए, वेजिटेबल सब्जियां हो गए, शुगर हो गए, हनी हो गए, इस सब में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द फॉर द बॉडी, ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होते हैं हमारे बॉडी के लिए। ओके, बिकॉज दे आर इजिली ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, जो हम खाते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं किसमें, ग्लूकोज में, विच इज यूज्ड बाय सेल, जिसको सेल कोशिका हम उसको ले लेता है, यूज कर लेता है और एनर्जी दे देता है। ठीक है, जो हम खाते हैं वो आसानी से ग्लूकोज में टूट जाता है और कोशिकाओं द्वारा इसी ग्लूकोज को मतलब कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और यही ग्लूकोज से फिर हमें एनर्जी मिलता है, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहा जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों जैसे चावल, गेहूं, फल, सब्जियां, चीनी और शहद में पाए जाते हैं। ये शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं क्योंकि ये आसानी से टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? 3-4 पॉइंट था जिसको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोषक है। 3 तत्व से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका रेशियो 1:2:1 होता है। इसे हम सैकराइड्स कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, ठीक है, फल हो गया, सब्जियां हो गया, शहद हो गया, चीनी हो गया, इस सब में पाए जाते हैं। ये शरीर के लिए ऊर्जा का बहुत प्रमुख स्रोत है। ठीक है, क्योंकि ये आसानी से टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। हम आसानी से रोटी खाते हैं, रोटी को चबाते हैं, स्लाइवर में टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होके और सेल जो है इसको यूटिलाइज कर लेता है और हमें ऊर्जा देता है, जिससे हमको बहुत आसानी से ऊर्जा मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है, जिसका उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करती हैं। ठीक है, चलिए अब कार्बोहाइड्रेट के हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थों के उदाहरण, चावल हो गया, ब्रेड हो गया, राइस, ब्रेड, पोटैटो, आलू भी हो गया, फ्रूट लाइक बनाना, एप्पल, केला हो गया, सेब हो गया, शुगर एंड जैगरी, चीनी और गुड़ हो गए। ऐसे बहुत सारे ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्लियर है पॉइंट सारे? एग्जाम्पल जैसे जैसे आपको बताएं वैसे लिखना है। सबसे पहले हेडिंग मेंशन करना है कार्बोहाइड्रेट, कंटेंट को पॉइंट वाइज लिखिए, काफी अच्छा रहेगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखना चाहते हैं तो दोनों को मिक्स लिखिएगा। ठीक है, मिक्स लिखिएगा। अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश लिख सकते हैं। मिक्स लिखने के बाद आप पॉइंट वाइज बताने के बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी, वो होगा एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स। उसमें आप राइस, ब्रेड, पोटैटो जो भी आपको यहाँ दिया गया है वो आप लिख सकते हैं याद करके। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि बहुत बार पूछा गया है। एक बार हम चैट को ओपन करेंगे, क्लियर करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया अभी तक, फिर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आगे करते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चैट ऑन हो गया है, तो जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो बता सकते हैं कि क्या क्लियर हो पाया, समझ में आया। कमेंट में अगर आ गया हो तो कमेंट में थंब बना दीजिए। चलिए, बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना है, आराम से करिएगा। बहुत ज्यादा कमेंट करने से ब्रेक स्क्रीन आ जाता है, पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा। काफी क्लासेस चल रही है ना, 2 क्लासेस चल रही हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए बस ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा मत कर दीजिए वरना स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात करते हैं, देखते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप इसको किस तरह से करेंगे, ऐसे जैसे बना है या तो ऐसे बता सकते हैं, या हम जैसे पीवाईक्यू सीरीज में बताए थे वैसे बता सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेन हेडिंग है, उसके बाद इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसा? पहला ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, अभी हम बता रहे हैं क्या चीज होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये 3 आधार पे बैठा गया है। ठीक है, 3 आधार पे कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है, ध्यान से देखिएगा। अगर जूम करके दिखाएं तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है जटिल, जटिलता, जटिलता के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है। फिर रिएक्टिविटी के आधार पे हम पता लगाएंगे कि भैया ये हमारा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, कुछ रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जहां केमिस्ट्री आ रहा है और वहां रिएक्शन ना हो कैसे काम चलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के आधार पे देखेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट पर होता है।
चलिए एक एक करके कवर करते हैं। पहले ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे देखते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आप पहले इसी तरह लिखना है, कार्बोहाइड्रेट, पहली हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें लिखिएगा तीन तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो मोनो कार्बोहाइड्रेट, एक ओलिगो कार्बोहाइड्रेट और पॉली कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब यहाँ मोनो है लेकिन ओलिगो में दो लिखा हुआ है, एक डाइसैकेराइड, एक ट्राइसैकेराइड, ठीक है। डाई और ट्राई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ डाई और ट्राई लिखा हुआ है। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड दो तरह का है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। याद रखिए, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे खाली यही पूछ देगा कि ओलिगोसैकेराइड पर टिप्पणी लिखिए। अब ओलिगोसैकेराइड बहुत लोग इस तरह याद करते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, वो भूल छोड़ देते हैं कि ओलिगोसैकेराइड को ही डाई ट्राई बोलते हैं और एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ओलिगो को डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड कहा जाता है, ठीक है। सर मैं क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है सर मेरा लॉ एंड एथिक्स में हिंदी में एग्जाम दे सकता हूं गोरखपुर से। हिमांशु हिंदी इंग्लिश दोनों दीजिएगा, सिर्फ हिंदी मत करिएगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दे सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री का 6 सेशनल, फिर उसके बाद फ्री हो जाएगा बोर्ड एग्जाम। चलिए अच्छी बात है सौरभ जी। स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड से। आप इसको डिटेल्स में लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट को, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पूछे कि क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट इन डिटेल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट इन डिटेल मतलब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताइए डिटेल के साथ, विस्तृत में बताइए। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में पहले हम मोनोसैकेराइड की बात करेंगे, फिर ओलिगो की, फिर पॉली की, ठीक है, फिर बाकी चीजों को देखेंगे। तो मोनोसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर देखा गया, जटिलता के आधार पर वर्गीकरण देखा जाए तो सबसे पहले आएगा मोनोसैकेराइड, जिसको हम सिंपल शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल शुगर कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर कहें तो मोनोसैकेराइड, जिसको हम सिंपल शुगर कहते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड सरल शर्करा, मोनोसैकेराइड जिसको मोनो का मतलब एक, बेचारा सिंगल है, अकेला है, सिंपल शुगर है, ठीक है। चलिए, तो दीज आर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। अब बेचारा अकेला है, मोनोसैकेराइड जो है अकेला है, तो ये सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट होता है और किसी के साथ हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ये एकल इकाई वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इन्हें आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है जो चीजें पढ़ा रहे हैं? पहले आपको लिखना है कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, एक इंपॉर्टेंट, फिर बता दे रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हमारे बॉडी के लिए काफी आवश्यकता होती है, ठीक है। हमारे बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट को हम सेकेराइड भी कहते हैं। ये तीन तत्व से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2ON होता है, ठीक है। खाद्य जो पौधे टाइप, जो खाद्य पौधे होते हैं, प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, उसमें पाए जाते हैं, जैसे व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, अनाज हो गया, शहद हो गया, गुड़ हो गया, सब में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। वर्गीकरण की बात करें तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्शन के आधार पे, और फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। पहला पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें तीन पार्ट हैं, एक है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। अब मोनो की बात करें तो मोनो को अकेला, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, और पॉली का मतलब कई सारे। तो मोनो का मतलब अकेला, मोनोसैकेराइड जिसको हम सिंपल शुगर कहते हैं, ये सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट होता है, जब लेकिन अकेला है तो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा ये, एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइड फर्दर, किसी अन्य के साथ रिएक्शन हाइड्रोलाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ग्लूकोज, फ्रेक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, ग्लैक्टोज इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। ये एकल इकाई वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इन्हें आगे हाइड्रोलाइड नहीं किया जा सकता। ग्लूकोज, फ्रेक्टोज और ग्लैक्टोज इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ देखिए C6H12O6, ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अगर हाइड्रोलाइड करा रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेचारा अकेला है, किसके साथ रिएक्शन करेगा? ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, ग्लूकोज, तीनों का जनरल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, ग्लैक्टोज जो कि मोनोसैकेराइड्स होते हैं, तीनों का जनरल फार्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स का, स्टार लगा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है।
ऑलिगोसैकेराइड्स में दो आते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स में दो आते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। ऑलिगो मेड अप ऑफ 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड तो अभी अकेला था, अब 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, 2 से 10 यूनिट मतलब मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, इस तरह से जोड़ेंगे हम तो बनेगा आपका ऑलिगोसैकेराइड्स। अब ऑलिगो की बात करें, यहाँ पे डाई, ऑलिगो में ही आता है डाई और ट्राई। डाई का मतलब ही होता है दो और ट्राई का मतलब होता है तीन। अब डाई का मतलब कि दो मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा डाइसैकेराइड। द ऑलिगोसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। ये जो दीज ऑलिगोसैकेराइड मतलब ये जो ऑलिगोसैकेराइड है डाइसैकेराइड, ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, चीनी जिसको कहते हैं, इसका फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, ये डाइसैकेराइड होता है और ये हाइड्रोलिसिस होता है क्योंकि ये दो है, और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मॉलिक्यूल के हाइड्रोजनेशन से आपका बनता है सुक्रोज, जो कि एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की 2 से 10 यूनिट से बने होते हैं। ठीक है, 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड होता है। और डाइसैकेराइड की बात करें तो इन ऑलिगोसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं क्योंकि नाम है डाई, डाई का मतलब दो मोनोसैकेराइड। ठीक है, सुक्रोज इसका एग्जांपल है जो कि एक डाइसैकेराइड है और हाइड्रोलिसिस पर या ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और फ्रुक्टोज का एक मॉलिक्यूल देता है। सिंपल है, चलिए बहुत अच्छा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 पॉइंट है, तीनों को समझने की कोशिश करिएगा। जब हम कहें कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो कि मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज ये भी आपका मोनोसैकेराइड है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का, जब इसको हम हाइड्रोलाइज किए, वाटर के एलिमिनेट किए तो यहाँ पे क्या बना, सुक्रोज बना। ठीक है, पूछता एग्जाम में कि सुक्रोज कैसे बना है, मोनोसैकेराइड का वो दो यूनिट कौन सा था जिससे सुक्रोज बना है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसके प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जब हम दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ते हैं तो सुक्रोज बनता है। ऐसे समझिए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो यूनिट ऑफ ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, माल्टोज बनता है। और ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज जब दो मोनोसैकेराइड्स, ग्लेक्टोज भी आपका मोनोसैकेराइड है, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं या आपस में मिलते हैं तो ग्लैक्टोज बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको आपको समझना है, एग्जाम में आते हैं। तीनों का फार्मूला सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज आपका क्या है, चीनी वगैरह है, माल्टोज वगैरह अंकुरित चना वगैरह में पाए जाते हैं, लैक्टोज वगैरह जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है कि किस तरह से डाइसैकेराइड्स मिलके बने होते हैं, दो मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं, नाम है डाई। फ्रक्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से आपका सुक्रोज बन गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज बन गया, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से लैक्टोज बन गया। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो हम दूसरा तरीका बताएं कैसे लिखना है। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखिए, आपको फार्मूला नहीं याद है, डायरेक्ट लिखिए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या बना, सुक्रोज बना। तो इस तरह से भी बता सकते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इससे क्या बन रहा है आपका माल्टोज। ठीक है, तीसरा आप बता सकते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इससे क्या बना, इससे बना है लैक्टोज। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, ये भी आपके लिए सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा लिखना चाहते हैं। आप पूरा हाइड्रोलिसिस यहाँ पे एंजाइम भी वर्क करते हैं, जैसे इन्वर्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, लैक्टेज, या तो पूरा डिटेल्स में बताइए या तो आप 60 में लिख के अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, हाँ वही बात राहुल जी कह रहे हैं कि सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वही तो कह रहे हैं कि दो मोनोसैकेराइड से तो सुक्रोज बना है आपका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब दो मोनोसैकेराइड्स जब ये आपस में जुड़ेंगे तभी तो आपका सुक्रोज बनेगा। ये आप बात सही कह रहे हैं कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तब आपका बनेगा, एरो देखिए यही दिखा रहा है। लेकिन अगर हम एज ए कॉन्सेप्ट बताएं आपको समझने के लिए, तो हमें ये चीज समझना पड़ेगा सुक्रोज आया कहां से। ठीक है, दो हाइड्रोलिसिस करने पे आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना, या आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारा मोनोसैकेराइड्स को टारगेट करना है ना। दो मोनोसैकेराइड के यूनिट से आपका ये बन रहा है डाइसैकेराइड, और दो मोनोसैकेराइड का यूनिट यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही है, यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है, ये दो मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं आपका बन रहा है सुक्रोज।
अब ये चीज आपका बात है कि सुक्रोज के जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, एग्जिट रिएक्शन देखेंगे, तो इसके हाइड्रोलिसिस से आपका बनता है दो मॉलिक्यूल्स, दो मोनोसैकेराइड, जो कि ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है। ऐसे ही माल्टोज के जब हम इसका वाटर का एलिमिनेट करेंगे, वाटर ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज ग्लूकोज बनेगा। लेकिन नहीं, अभी आपको ऐसे समझना है, ये याद करने में आसानी रहेगा कि दो मोनोसैकेराइड के यूनिट से आपका डाइसैकेराइड बन रहा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज से सुक्रोज, ग्लूकोज ग्लूकोज से माल्टोज, और ग्लूकोज गैलेक्टोज से लैक्टोज बन रहा है। इतना मन में याद रहेगा तो आप बहुत आराम से चीजें लिख ले जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स की बात करते हैं। ट्राइसैकेराइड्स को देखते हैं। स्ट्रक्चर भी पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर हम बताएंगे, कुछ कॉमन स्ट्रक्चर हैं जो पूछा जाएगा। इसका स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाना है, स्ट्रक्चर का अलग से क्वेश्चन है, उसको हम आपको बताएंगे कौन से स्ट्रक्चर पूछे जाएंगे। अभी आपसे खाली क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, और क्लासिफिकेशन में आप मोनोसैकेराइड को बता दीजिए, फिर आप डाइसैकेराइड को बता दीजिए। डाइसैकेराइड में इस वाले पॉइंट को आप लिख सकते हैं जैसा कि हम बताए हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ट्राइसैकेराइड्स। दीज ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगो में डाई ट्राई दोनों आता था। ठीक है, दीज ऑलिगोसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ये ऑलिगोसैकेराइड्स में 3 मोनोसैकेराइड होंगे, क्योंकि नाम है ट्राई, 3 होंगे। जैसे एक ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल है रैफिनोज। ठीक है, रैफिनोज एग्जांपल है, जो कि ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, रैफिनोज होगा ये, इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर का एलिमिनेट होगा, तो ये 3 मोनोसैकेराइड में टूटेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज। ठीक है, रैफिनोज क्या है, देखिए ट्राइसैकेराइड इन ऑलिगोसैकेराइड्स में 3 मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं, जैसे रैफिनोज जो हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज देता है। ठीक है, चलिए रैफिनोज किसमें पाया जाता है, तो जनरली हरे पत्तेदार सब्जियों में, हरी गोभी जिसको ब्रोकली कहते हैं उसमें पाया जाता है। ब्रोकली में जो शुगर होता है वो शुगर का नाम है रैफिनोज, जो एक ट्राइसैकेराइड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए थैंक यू शक्ति जी, आगे बढ़ते हैं। ट्राइसैकेराइड्स हो गया, अब हम आगे क्लियर करते हैं। तो आपको समझ में आया पॉइंट, 3 चीज बताए। मोनोसैकेराइड्स जो कि एक सिंगल सिंपल शुगर कहा जाता है, सिंगल यूनिट मोनोसैकेराइड्स होता है। ध्यान दीजिएगा, मोनोसैकेराइड ये सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हाइड्रोलाइड नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज। ऑलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो ऑलिगो में 2 आते हैं, एक डाई और ट्राई। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, ये इसको हाइड्रोलिसिस करने पर जाहिर सी बात है 2 मॉलिक्यूल में टूटेंगे, 2 मोनोसैकेराइड्स में, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में। ठीक है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज में यहाँ पे जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो C12H22O11 बनेगा। ठीक है, जो कि एक क्या है, सुक्रोज है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ऑलिगोसैकेराइड्स की बात करें हम, डाइसैकेराइड जो हिंदी में लिखा हुआ देख सकते हैं, इस पॉइंट को मत मिस करिएगा। ये एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड के, ये एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड के, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज। और ये एग्जाम्पल दोनों है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जब आपस में 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर क्या बनना है, सुक्रोज। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सुक्रोज या माल्टोज का जब एलिमिनेशन होता है, वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है, तब ये 2 मोनोसैकेराइड में टूटता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज। ठीक है, तो मन में कंफ्यूजन मत रहिएगा किससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज से सुक्रोज, ग्लूकोज ग्लूकोज से माल्टोज, और ग्लूकोज गैलेक्टोज से लैक्टोज बन रहा है। ठीक है, चलिए ट्राइसैकेराइड्स जो 3 मोनोसैकेराइड से बनता है, 3 मोनोसैकेराइड्स मतलब जो रेफिनोज ट्राइसैकेराइड्स है, इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 मोनोसैकेराइड देगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज देगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। रिएक्शन भी लिखना होगा एग्जाम में सर, रिएक्शन ना लिख पाइएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा जैसे हम नीचे लिखे हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप रिएक्शन नहीं लिख पाए तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। चलिए, हाँ सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज का नेम अलग है बट फार्मूला सेम है। ऐसा क्यों सर? करण कुमार जी, ऐसा इसलिए कि एक केमिस्ट्री में रूल होता है आइसोमेरिज्म, आइसोमेर आप पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला तो आपका लगभग लगभग सेम होता है, मार्कुलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग होता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में। ठीक है, जहाँ पे मार्कुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करें, पॉली का मतलब होता है अनेक, पॉली का मतलब होता है अनेक, कई सारे। ठीक है, क्या कई सारे? कई सारे मोनोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड, एक लंबी चेन होती है
पॉलीमर की, किसकी, मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड की एक लंबी चेन पॉलीमर होता है, कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कहें कई सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर आपस में जुड़े हुए हैं कई सारे मोनोसैकेराइड्स, अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो किससे जुड़े हुए हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, किस बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, तो उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलीसैकेराइड्स में जो आपके अलग अलग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं मोनोसैकेराइड, तो वो कौन सा बॉन्ड है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। तो पॉलीसैकेराइड मतलब कई सारे मोनोसैकेराइड से आपस में जुड़े रहते हैं तो पॉलीसैकेराइड बनता है। एग्जाम्पल में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च मतलब पौधों में अगर बात करें, पौधों में जो एनर्जी को स्टोर करता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, सेलुलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, जो सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, सेलवाल होता है, किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज हम लेते हैं वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में और जरूरत पड़ने पर एनर्जी मिलता है। लीवर में, मसल्स में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्या स्टोर हो जाता है, एनर्जी, ग्लूकोज। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड की लंबी चेन वाले पॉलीमर होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपको पॉलीसैकेराइड भी पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जनरल फार्मूला कभी कभी आपसे पूछ लेता है, कभी कभी आपसे जनरल फार्मूला पूछ लेता है कि जो पॉलीसैकेराइड खासकर स्टार्च है या सेलुलोज है, इसका जनरल फार्मूला क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, C6H10O5N। C6H10O5N होता है, NH2O, N होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो भी हम नंबर ऑफ कार्बन एटम रखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो भी बन जाएगा N जो आएगा वो C6H12 होगा ग्लूकोज के साथ। तो ये जनरल फार्मूला है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, कई बार पूछा जा चुका है स्टार्च का या सेलुलोज का जनरल फार्मूला। ठीक है, चलिए ये जनरल फार्मूला होता है जिसको आप ध्यान रखिएगा पॉलीसैकेराइड्स का। क्लियर। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, थोड़ा और बात कर लेते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको हम मिस नहीं करेंगे। चलिए आकाश जी करें, अब ये कह सकता हूं कि सबसे आसान सब्जेक्ट कोई है तो बायोकेमिस्ट्री ही हो सकता है। अच्छी बात है आकाश जी, आपको इजी लगा है। आगे देखते हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की बात करें तो सबसे पहले दो तरह का, एक देखिए ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स और एक होता है स्ट्रक्चरल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पहले स्टार्च की, हम बात कर रहे हैं स्टार्च की, तो देखिएगा क्या है। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च इन प्लांट, हमारे पौधों में अगर कहें कार्बोहाइड्रेट कैसे स्टोर होता है तो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और जानवर में, एनिमल्स में, हम लोग में ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड जैसे सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, ये सब होते हैं। तो फिलहाल इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, इतना समझिएगा कि आपसे पूछता है कि प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर के फॉर्म में होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है कि ग्लाइकोजन होता है, वो स्टार्च होता है। एनिमल्स में अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज फॉर्म में क्या होता है, स्टार्च होता है कि ग्लाइकोजन होता है, तो ग्लाइकोजन होता है। एनिमल्स में ग्लाइकोजन जो कि मसल्स और लीवर में स्टोर होता है, और प्लांट में स्टार्च। ध्यान रखिएगा, यही पॉइंट जरूरी है। ठीक है, चलिए अब स्टार्च की बात करें, केमिकल नेचर की। स्टार्च के बारे में कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, बेसिक पॉइंट। स्टार्च इज ए स्ट्रॉन्ग पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट। स्टार्च जो होता है एक, सॉरी, स्टार्च इज ए स्टोरेज, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है प्लांट का। ये क्वेश्चन पिछली बार 2025 में आरजीपीबी में पूछा गया था। आरजीपीबी मध्य प्रदेश के जो बच्चे थे वो दिए थे, 2025 में आया था कि स्टार्च बताइए स्टोरेज फॉर्म क्या होता है, स्टार्च होता है या फिर सेलुलोज होता है। तो स्टार्च जो होता है ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है, प्लांट में ऊर्जा को स्टोर करता है। ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। कितना अबाउट होता क्या है ये आपको लिखना नहीं है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है ये स्टार्च, एक एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, चलिए एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। रासायनिक प्रकृति की बात करें, सेम चीजें वही हिंदी में है। स्टार्च पौधों का भंडारण पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब पॉलीसैकेराइड का मतलब ये एनर्जी को स्टोर करता है पौधों में स्टार्च के फॉर्म में, या दो घटकों के मिश्रण से बना होता है, एक एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ध्यान रखिए। अब स्टार्च के कार्य की बात करें, फंक्शन ऑफ स्टार्च, तो मेजर एनर्जी सोर्स मटेरियल इन प्लांट, पौधों में ऊर्जा के भंडारण का प्रमुख पदार्थ होता है ये स्टार्च।
पौधों में ऊर्जा के भंडारण का प्रमुख पदार्थ क्या होता है? ये स्टार्च होता है। मतलब एनर्जी, ऊर्जा को स्टोर करता है पौधों में। कौन करता है? स्टार्च करता है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है। फाउंड इन पाया जाता है पोटैटो में, राइस में, व्हीट में, कॉर्न में, या आलू, चावल, गेहूं, मक्का आदि में पाया जाता है। जो ये स्टार्च होता है आलू में, राइस में, व्हीट में, कॉर्न में पाया जाता है। ठीक है। इन ह्यूमन डाइट, अगर ह्यूमन डाइट की बात करें तो स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज एंजाइम इनटू माल्टोज एंड ग्लूकोज। ये बहुत अच्छी बात लिखा है। मानव आहार में जो स्टार्च होता है, स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम द्वारा, तो हमारे बॉडी में एक एंजाइम, देखिए हम जब भी रोटी खाते हैं, सब्जी, मतलब आज हमको खाना खाना है, हम आराम से रोटी खाए, रोटी को चबाए, तो हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज। इस स्टार्च को क्या करता है? इस स्टार्च को तोड़ करके ग्लूकोज और माल्टोज में बदल देता है। इसी स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में बदल देता है, जिससे वो बहुत आसानी से टूट लेता है और सेल उसको एब्जॉर्ब करके हमें एनर्जी देता है। समझ में आया? तो मानव आहार में स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम द्वारा पचाकर माल्टोज और ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। ठीक है, पचा कर कह सकते हैं, या उसको तोड़कर ब्रेक डाउन करके इसे ग्लूकोज या माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो जो स्टार्च के फंक्शन है वो भी आप देख पाए, समझ पाए। ठीक है। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन। स्टार्च के फंक्शन समझ में आया, ग्लाइकोजन की बात करते हैं। ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। अभी तक हम प्लांट के बारे में बात कर रहे थे, पौधों में जो कि स्टार्च था। ग्लाइकोजन की बात करें तो ये एनिमल में पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन भी होता है। ये एनिमल में, जानवरों में स्टोरेज होता है, ऊर्जा को स्टोर करता है। ध्यान दीजिएगा। इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे हम एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये लीवर और मसल्स में पाया जाता है। कहां पे? लीवर और मसल्स में पाया जाता है। इट इज ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन बट मोर हाईली ब्रांच। ठीक है। मतलब इट इज ब्रांचेड पॉलीमर, एक लंबी बहुत बड़ी चेन होती है ग्लूकोज टाइप की, डी अल्फा डी ग्लूकोज की लंबी चेन होती है, जो कि सिमिलर होता है, समान होता है एमाइलोपेक्टिन, बट मोर हाईली ब्रांच होता है ये। ठीक है। किसका? ग्लाइकोजन का। तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है, जो लिखना है हम बता दे रहे हैं, टिक कर दे रहे हैं। पहले पहला वाला, ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स होता है, एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है, और लीवर और मसल्स में पाया जाता है। बस यही इतना पॉइंट लिखना है। ठीक है। हाँ, अंजीत जी कह रहे सर एक क्वेश्चन 1 घंटा कैसे होगा? देखिए, क्वेश्चन बड़ा है, ये बात तो सच है, लेकिन आप विश्वास करिएगा, यही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलकर बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट और उसके एग्जाम्पल पूछ ले, या सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछे, पूरा कार्बोहाइड्रेट नहीं पूछेगा, सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछेगा कि क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करिए, या फिर आपसे स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में पूछ लेगा शॉर्ट में। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे तीनों क्वेश्चन कवर हो जाए आपके एग्जाम में। जैसे पूछा जाएगा आपको वैसे लिखना है। हम टॉप 20 पढ़ रहे हैं, तो टॉप 20 के पहले क्वेश्चन में हर एक टॉपिक कवर कर देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाना है। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है ये एग्जाम पे डिपेंड करेगा। हमें नहीं लगता इतना बड़ा लिखने के लिए हमें आपको खुद सोचना चाहिए कि इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, लेकिन इसी का तोड़ तोड़ के आपके एग्जाम में आएगा। इसीलिए हम कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि जो क्रॉस कोर्स है, ये जो आपको पढ़ाया जाता है टॉप 20, इसको खाली पढ़ लीजिए तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। और कोई बहुत टफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ग्लाइकोजन जानवरों से मिलने वाला स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। इनमें एनिमल स्टार्च भी होते हैं, लीवर और मसल्स में पाया जाता है। बाकी नीचे वाली लाइन को आपको नहीं लिखना है। ठीक है। लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन पाया जाता है। अब ग्लाइकोजन के फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें, तो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज इन एनिमल्स, वही बात लिखा है, लेकिन घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से लिखा है। ठीक है। जानवरों में प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होता है ये ग्लाइकोजन। मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, लीवर ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को भी बनाए रखता है। लीवर ग्लाइकोजन का काम करता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को बनाए रखता है। ठीक है। प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग मसल्स एक्टिविटी, जब हमें जरूरत पड़ता है ऊर्जा का, हमें कहीं दौड़ना हो, हमें चलना हो, तो ये हमारे मसल्स में एनर्जी को स्टोर किया रहता है, और जब हमें जरूरत होती है तो रिलीज करता है। इजिली ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज व्हेन एनर्जी इज नीडेड, ये एनर्जी की जरूरत होने पर आसानी से ग्लूकोज में टूट जाता है, जिसको ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। ठीक है। और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने पर यह आसानी से ग्लूकोज में टूट जाता है, जिसको हम ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। क्लियर? इसीलिए आप देखे होंगे कि जब हम अभी बैठे हैं, अगर हमें कस के भागना हो, बहुत तेजी से दौड़ना हो, आखिर एनर्जी कैसे आ जाता है, ऊर्जा हमें कैसे मिल जाता है? क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर है, और जब जरूरत पड़ेगा तो ये आसानी से टूट जाएगा ग्लूकोज में और हमें ऊर्जा मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसमें सारे वो पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजन और यहाँ पे स्टार्च सब कुछ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। पहला आपको जितने पॉइंट थे, जितने अभी तक एग्जाम में पूछे गए थे, वो सब हम क्रैश कोर्स में रख दिए। ठीक है, मेन बैच के बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वाला पॉइंट हमारे में नहीं था, कोई बात नहीं, अब है, आपको पढ़ लेना है। स्टार्च और ग्लाइकोजन से आपके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के आधार पे, अब यह हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट पूछ ले। क्या क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछा ही नहीं, एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच में डिफरेंस बताइए। हो गया ना क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन में आपको हम बताए कि इसे 3 पॉइंट में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपको ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता के आधार पे, जिसमें मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड पढ़े आप, ट्राइसैकेराइड पढ़े और पॉलीसैकेराइड पढ़ लिए। पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल में स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ लिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी पे आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, फिर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप में एल्डोज और कीटोज को देख लेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं अब। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो गया, हाँ रिएक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के आधार पर बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर। देखिए रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, एक ऐसा शुगर जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे, डोनेट कर दे। एक्ट लाइक से रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जैसे जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है और बगल वाले का रिडक्शन, मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, किसी को दे देता है। ठीक है, वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं क्योंकि इनके पास फ्री में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं। इनके पास फ्री में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर या वह शर्करा जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकती है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करती है, इलेक्ट्रॉन को दे देती है क्योंकि इसके पास फ्री में, मुफ्त में एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप समूह होता है। उदाहरण के लिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी डाइसैकेराइड है, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन एक को छोड़ के, किसको, सुक्रोज। सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ये आपका क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज जो कि आपका डाइसैकेराइड है, उसको छोड़ के बाकी जितने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हैं सब रिड्यूसिंग शुगर होंगे। ठीक है, एक परीक्षण हुआ जिससे पता चल जाता है कि हमारा रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है। टर्न फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग इन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक परीक्षण किया। इनके परीक्षण में हम पता करें अपने सब्सटेंस को कि ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, तो अगर वो गर्म करने पर ऑरेंज कलर या रेड कलर दे रहा है, सब्सटेंस हमारा गर्म करने पर लाल कलर या फिर ऑरेंज कलर दे रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर है। अगर नहीं दे रहा है तो नहीं है, सिंपल है। ठीक है, गर्म करने पर फेलिंग घोल की नारंगी या लाल रंग में बदल देता है, तो इसका मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर है। हाँ बस खत्म होने वाला, ज्यादा नहीं बचा राघव मिश्रा जी, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो आपको बता दीजिए जितने मोनोसैकेराइड हैं और जितने डाइसैकेराइड हैं सब रिड्यूसिंग शुगर है, एक को छोड़ के। किसको, सुक्रोज को। सुक्रोज को छोड़ के, ये आपसे दिख रहा का डाइसैकेराइड है सुक्रोज, पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, इसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता है, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन समूह नहीं होता है, या फेलिंग घोल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ये फेलिंग सॉल्यूशन था जो लाल कलर शो कर देता था, लेकिन सुक्रोज अगर है तो कोई कलर शो नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर में रखते हैं। ओके, तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ऐसे शुगर जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होते हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा, डायग्राम नहीं, खाली आपको बस लिखना है थ्योरेटिकल जैसे बताया है। ठीक है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास फ्री में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा एग्जांपल में डाइसैकेराइड। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप जो कि बहुत छोटा सा है। दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक एल्डोज और एक कीटोज, एक एल्डोज और एक कीटोज। ठीक है, एक एल्डोज और कीटोज, इसी को पढ़ के हम बंद करते हैं, क्वालिटेटिव हम कल पढ़ाएंगे क्योंकि एक क्लास और है ना आपका। चलिए, एल्डोज क्या होता है, ऐसे शुगर जिसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ग्लूकोज,
ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे 6 कार्बन, 1 2 इधर कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपका ग्लूकोज होगा। कैसे? क्योंकि एक कार्बन देखिए यहाँ पे होगा CHO एल्डिहाइड, फिर यहाँ पे होगा COH, H होगा HOH, यहाँ पे तीसरे वाले पे OH हो जाएगा, फिर आपका HOH, परेशान मत होइए सब बता दिया जाएगा, फिर OH HOH CH2OH। हम कैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम आगे आपको बिल्कुल बताएंगे जब स्ट्रक्चर होगा। अभी बस देखिए खाली कि यहाँ पे जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्डोज बोलते हैं, जो कि क्या है? ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज लिखने की जरूरत नहीं, खाली ग्लूकोज। जिसके पास कीटोन ग्रुप होता है वो क्या है? कीटोज होते हैं। ध्यान दीजिएगा वो क्या होते हैं? फ्रेक्टोज होते हैं। जिनके पास कीटोन ग्रुप होता है वो फ्रेक्टोज होते हैं। ऐसे शुगर जिसके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? फ्रेक्टोज है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इतने पॉइंट को आपको देखना है, बेसिक पॉइंट है, अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो अपने एक कुछ मार्क्स को क्लियर कर लेंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन आना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये क्लियर हो पाया सभी को। चलिए बहुत अच्छा है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं ये आपको समझना होगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड बताया गया। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्शन के आधार पे रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताया गया। रिड्यूसिंग शुगर वे शुगर होते हैं जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, और इनके पास क्योंकि फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं। जितने मोनोसैकेराइड हैं और जितने डाइसैकेराइड हैं सब रिड्यूसिंग शुगर हैं, एक को छोड़ के डाइसैकेराइड सुक्रोज को। सुक्रोज जो होता है ये आपका क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों? क्योंकि ये फेलिंग टेस्ट को पास नहीं कर पाता और ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता। और तीसरा बताया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो दो फंक्शनल ग्रुप बताए, एक एल्डोज और कीटोज। जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है जैसे ग्लूकोज तो वो हो जाएगा एल्डोज, जिसके पास कीटोन ग्रुप होता है वो होता है फ्रेक्टोज, वो कीटोज होता है। बस इतना आपको लिख के आना है, ये सफिशियंट है। ठीक है, इतना करके आइएगा, बाकी चीजों को हम कल पढ़ाएंगे, ये क्वालिटेटिव टेस्ट वगैरह ये सब हम कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लेंथी हो जा रहा है, बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, चलिए बाकी कोई डाउट है तो आदिश्री.official उदित फार्मेसिस्ट आईडी फॉलो कर सकते हैं।